डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट है सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल। दृढ़ गोले मॉडल के आधार पर सरल संघटन सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी होंगे जब रिएक्टेंट आपस में जब टकराएं तो उनकी जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो एक फिक्स ओरिएंटेशन हो। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे टकराए तो कोलिजन तो हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन होने के बाद, ओरिएंटेशन में होने के बाद, एक डायरेक्शन में होने के बाद अगर ये टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा इस पे कि कोलिजन से टकराने पर जो एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। इसका मतलब अगर आपका मॉलिक्यूल रिएक्टेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद भी उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही जिससे कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लें, तो भी आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। पर्टिकुलर इस कोलेजन से इतनी एनर्जी मिले कि वो एक्टिवेटेड सक्रिय संकुल बना लें, तब ही आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी टक्करों को, ऐसे कोलिजन को हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। इस सिद्धांत को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए है Na, कंसंट्रेशन ऑफ बी है Nb मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां पे पात्र का आयतन मींस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट है। तो अब ए एंड बी की परस्पर प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब होने वाले टक्करों की संख्या, एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन कितना होगा, जिसे हम लिखेंगे ZAB से, वो होगा हमारे पास ZAB इज इक्वल टू NA NB सिग्मा AB स्क्वायर इंटू 8 पाई KT ब्रैकेट में 1/MA प्लस 1/MB। तो यहां पे NB क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A Na, कंसंट्रेशन ऑफ B Nb, सिग्मा है यहां पे एवरेज डायमीटर, औसत व्यास। हमने क्या माना, A को B को हमने माना हार्ड स्फीयर, तो इनका क्या है औसत डायमीटर, A व B दोनों को हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इनका आ जाएगा औसत डायमीटर, एवरेज डायमीटर, औसत व्यास। 8 पाई K यहां पे है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, MA यहां पे है मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, मॉलिक्यूल A, और MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल B। तो यहां पे टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में टक्करों की संख्या इनटू प्रभावी टक्करों का अंश, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इनटू 1 सेकंड 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में टक्करों की संख्या, वो कितनी हुई हमारे पास, R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ZAB, और इफेक्टिव फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्करों का अंश होगा e⁻ EA/RT। ZAB का मान पुट करेंगे यहां पे, तो हमारे पास ये आया। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K डैश, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, दैट इज R इज इक्वल टू K डैश Na इनटू NB। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुलना करने पर क्या आएगा हमारे पास, दोनों रेट हैं तो बराबर कर देंगे, तो हमारे पास K डैश आएगा, K डैश इज इक्वल टू सिग्मा AB स्क्वायर 8 पाई KT इंटू अंडर रूट 1/MA प्लस 1/MB इंटू e⁻EA/RT। तो यहां पे देखिए सिग्मा AB क्या है, औसत व्यास, एवरेज डायमीटर। हमने मॉलिक्यूल को क्या माना, हमने मॉलिक्यूल को माना हार्ड स्फीयर, दृढ़ गोले। तो यहां पे ये कांस्टेंट है, 1 पाई कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है,
और यहाँ पे Ma और Mb भी कांस्टेंट है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ma एंड Mb। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हम लिख सकते हैं इसको, हमने K डैश लिख दिया तो A डैश लिख दिया, K डैश इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा A डैश इंटू T हाफ T की पावर हाफ इंटू e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। अब इस इक्वेशन का हम लॉग लेंगे, ln K डैश प्लस इज इक्वल टू ln A डैश प्लस गुणा में तीनों A डैश प्लस गुणा T हाफ गुणा e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। तो क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln A डैश प्लस हाफ ln T, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस E अपॉन RT है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस E अपॉन RT। अब इस इक्वेशन का हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यहां पे आ जाएगा d ln K डैश अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का अवकलन 0, यहां पे ln t ln x का 1 अपॉन x, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2t, और यहां पे माइनस E A कांस्टेंट है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, R रिडवर गैस कांस्टेंट है, तो ये समाकलन के बाहर हो अवकलन के बाहर हो जाएंगे और हमारे पास आएगा t की पावर माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस t की पावर माइनस 2, तो यहां पे आएगा d ln K डैश अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t प्लस E अपॉन RT स्क्वायर। अब यहां पे 1 अपॉन t बहुत कम है, वैल्यू बहुत बहुत छोटा है E अपॉन RT स्क्वायर से, 1 अपॉन 2t इज वेरी वेरी लेस देन E अपॉन RT स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी d ln K डैश अपॉन dt इज इक्वल टू E अपॉन RT स्क्वायर। अब मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट जो है सेम ही है, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उस केस में, मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट सेम है तो हम लिख सकते हैं A प्लस A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा K डैश A इंटू ए, दैट इज K डैश A स्क्वायर, दैट इज K डैश इंटू NA इंटू NA, दैट इज NA स्क्वायर। तो यहाँ पे ZAB क्या था हमारा, ZAB ये था पहले, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में टकराने वाले टक्करों की संख्या, अणुओं की संख्या, ये थी ZAB। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 अणु थे अलग अलग, अब सेम अणु हो गए, ZAA हो गया, तो NA दैट इज NA स्क्वायर, सिग्मा औसत व्यास था, अब यहाँ पे व्यास ही आएगा सिग्मा A स्क्वायर 8 पाई KT 1 अपॉन MA प्लस 1 अपॉन MA दैट इज 2 अपॉन MA। सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ZAA इज इक्वल टू NA स्क्वायर सिग्मा A स्क्वायर इंटू 16 पाई KT अपॉन MA का अंडर रूट। तो यहां पे 16 बाहर ले लिया अंडर रूट से, हमारे पास आएगा ZAA इज इक्वल टू 4 NA स्क्वायर सिग्मा A स्क्वायर पाई KT MA अंडर रूट। तो यहां पे ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में टक्करों की संख्या गुणा प्रभावी टक्करों की संख्या EA अपॉन RT माइनस E अपॉन RT। पुट कर देंगे ZA की वैल्यू ZAA की वैल्यू, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं K डैश, अब इस ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है हमारा, दोनों की तुलना करने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K डैश इज इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर पाई KT अपॉन MA का अंडर रूट इंटू E टू द पावर माइनस E अपॉन RT। तो नेक्स्ट है अपना, यहां पे देखिए 4 कांस्टेंट है, सिग्मा A कांस्टेंट है, पाई K कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, MA मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ A मॉलिक्यूल A, तो यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमने इसको लिख दिया A डैश ये लिख दिया हमने, तो K डैश आया हमारे पास A डैश T हाफ इंटू E टू द पावर माइनस E अपॉन RT। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, कोलिजन टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत, सरल टक्कर सिद्धांत की कमियां और उसकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी में क्या था, इसमें कमी क्या थी, क्योंकि यहां पे जब हम प्रैक्टिकली रेट निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम प्रैक्टिकली रेट कांस्टेंट के लिए प्रायोगिक विधियों से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो इस कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं, वो दोनों अलग अलग आई, वैल्यू प्रैक्टिकल से अलग आई और कैलकुलेशन से अलग आई। मतलब हम मानेंगे कि प्रैक्टिकल वाली वैल्यू ही सही है। इसका क्या कारण था, इसका कारण यह था कि हमने ये माना कि
जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हमारे हार्ड स्फीयर है, दृढ़ गोले हैं। अब उसमें कुल ऊर्जा क्या होगी, उसमें रिएक्टेंट की कुल ऊर्जा केवल होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमने उनको रिजिड स्फीयर माना। तो अगर मान लीजिए H2I2 ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल हैं, तब तो इनके लिए तो प्रैक्टिकल की वैल्यू और इस कैलकुलेशन से निकाली वैल्यू ये तो सेम आएगी। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी एनर्जी उस मॉलिक्यूल में होंगी। तो हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसे हम स्टेरिक फैक्टर कहेंगे, त्रिविम गुणांक। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, तब हमारे पास ये जो है इसकी प्रैक्टिकल की वैल्यू और कैलकुलेशन से वैल्यू वो हमारे पास सेम आई।